किसान साथियों, यदि आप मछली पालन का काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यदि आप मछली पालन करते हैं तो आप जानते होंगे कि मछली का जो बच्चा हो गया, उसका दाना हो गया, उसके पश्चात जो है लेबर का जो खर्चा हो गया, ये सबसे हेवी खर्चा है। यानी कि सबसे बड़े खर्चे हम बात करूं तो मछली का बच्चा और उसका दाना ही मेन खर्चा है। तो आज का जो वीडियो है, यदि आप ये देखते हैं तो आप यकीन मानिए तो आपका जो मछली का दाना है बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। इसको बचाने के लिए तरीके हम लोग जो आज बताने वाले हैं, ढेर सारे तरीके हम बात कर चुके हैं। यदि आज का जो तरीका आप समझेंगे तो ये जो है नेचुरल तरीका है और इस तरीके के एक बार आपने इजाद कर दी तो ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी कि एक तरफ से मछली का फ्री का चारा बनता रहेगा। तो यदि आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ये नेचुरल चारा कैसे तैयार करें, इसे बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो फाइटोप्लैंक्टन पर रहेगा या पानी को हरा कैसे बनाएं इस पर रहेगा। पर आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो आप वीडियो देखते आए होंगे मेरे ख्याल से उसमें ये बताया होगा कि आपको पानी को हरा करने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन कहीं ये नहीं बताया होगा कि आखिर ये क्यों चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है या ये जूप्लैंक्टन है, ये बनते कैसे हैं और बनने के लिए इनको जरूरी क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो लोगों ने आज तक उसकी विधियां बताई हैं बनाने के। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज उसका जो मैथोलॉजी है, उसका जो साइंस है, उसका केमिस्ट्री है, वो कैसे वर्क करता है, ताकि आप उसकी जगह में दूसरी चीजें इस्तेमाल करके भी आप इसको रेडी कर सके। जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे कि आप लोग जो है पानी को हरा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल, डीएपी का इस्तेमाल, गोबर खाद का इस्तेमाल, चिकन मेन्यूर का इस्तेमाल, भूसे का इस्तेमाल, खली का इस्तेमाल, ईस्ट का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते आते हैं। लेकिन ये जो सब तरीके हैं, ये एक तरीका है, ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यदि आपको सब्जी बनानी है तो कई सारे विधि हो सकते हैं। आप ग्रेवी वाला बना सकते हैं, सूखा वाला बना सकते हैं, है ना, आप फ्राइड वाला बना सकते हैं, आप जो है बिना कम तेल वाला बना सकते हैं, उबला हुआ बना सकते हैं, ढेर सारे तरीके हैं। लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है कि आखिर सब्जी जो चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, आग चाहिए, ये एक जो तरीका है कि उसके बिना नहीं बन सकता। आखिर वो बेसिक चीजें लगनी ही लगनी है। तो आप यदि उसको एक बार समझ जाएंगे तो आप अलग अलग फॉर्म में उन सब्जी को तैयार कर सकते हैं। तो उसी तरीका से फाइटोप्लैंक्टन आखिर रिएक्ट कैसा करता है, वर्क कैसा करता है, उसका काम करने का जो केमिस्ट्री कैसा है, यदि आप ये समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आप उसकी जगह में रिप्लेस करके दूसरी चीजें ला सकते हैं। जैसे आप गोबर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह में आप चिकन मेन्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मेन्यूर कर रहे हैं तो आप उसकी जगह क्या बोलते हैं, बकरी का लैट्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सुअर का लैट्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये समझना होगा कि आखिर उनसे इन फाइटोप्लैंक्टन को मिलता क्या है और उसका इस्तेमाल वो करते कैसे। यदि आपने ये समझ गए तो आज मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको यूरिया डालनी है या डीएपी डालनी है, आखिर ये कितनी डालनी है, ये भी आप जो है आज समझ जाएंगे। तो मैं हूं पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपको इसके टोटल जो मैथोलॉजी है, टोटल जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं समझा पाऊं, ताकि आप अपने मछली पालन की इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में आप उसका इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा बचा सकें और बहुत सारा लाभ जो है कमा सकें। तो यदि आप बायोफ्लॉक करते हैं या फिर आप आरएस करते हैं तो ये चीजें आपकी कम काम की है। लेकिन यदि आप सेमी बायोफ्लॉक करते हैं या फिर पोन लाइनर फिश फार्मिंग करते हैं या फिर नर्सरी में छोटे बच्चे तैयार करते हैं, नहीं फिंगरलिंग से एयरलिंग तैयार करते हैं, या फिर स्पॉन से अपना फ्राई करते हैं, सेमी फ्राई करते हैं, या फिर आप रोहू, कतला, मृगल, तिलापिया, इन सब की खेती अपने तालाबों में करते हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल आप पर जो है होने वाला है। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए आप ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। तो आज यदि आपने 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट दिया है मुझे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस 5 से 7 मिनट में आपको टोटल डिटेल जानकारी आपको बता सकूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, अमूमन मैं 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाता हूं। आज ये वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन यदि वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए इसके पूरी गणित को आप जो है समझ जाएंगे। तो देखिए, पहले मैं तो विधि बता दूं, जैसा नॉर्मली लोग करते हैं तो वैसे ही मैं एक विधि बता दूं कि आखिर क्या क्या आपको करनी चाहिए। तो तालाब में फाइटोप्लैंक्टन तैयार करने के लिए एक तो गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर चिकन मेन्यूर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बकरी के खाद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बकरी का खाद थोड़ा सा कम वर्क करता है क्योंकि वो जो है सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, वो घुलता लेट से। यदि उसी को आप पेस्ट करके, पीस करके, थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा सड़ा के देंगे तो बेहतर काम करेगा। इसके पश्चात मैं गोबर की बात करूं तो गोबर में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं सूखा गोबर लूं या गीला गोबर लूं। गीला गोबर ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, सूखा गोबर थोड़ा सा कम वर्क करेगा, क्योंकि गीला गोबर को सड़ने में आसानी मिलेगी, उसका जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको सोखने में फाइटोप्लैंक्टन को आसानी होगी। तो यदि गीला गोबर उपस्थित है तो आप जो है गीले का इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपके खेत में या आपके गड्ढे में थोड़ा सा सड़ा हुआ है तो ये और अच्छा काम का है। साथ साथ यदि उसका पेशाब भी रहता है गाय के गोबर का,
गाय का पेशाब भी रहता है या गोबर जो निकला हुआ रस रहता है, वो भी बहुत काम का है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसी को अर्थवर्म वगैरह कर रहे हैं तो अर्थवर्म वगैरह करने के पश्चात जो आपका छोटा जो ब्लैकिश पार्ट जो बनता है, जिसे नॉर्मली आज के डेट में छोटे पौधों को इस्तेमाल करते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल फाइटोप्लैंक्टन डेवलप करने में कर सकते हैं। ये गोबर से बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया इसका एक पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट आया कि आप यदि ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह में डीएपी या यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर इन सब का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है? ये चीजें पौधों को इनऑर्गेनिक मैटर देती हैं, यानी कि आपका अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट उपलब्ध कराती है। इन द सेंस आप इसमें से किसी भी एक चीज को इस्तेमाल करके भी आप इनऑर्गेनिक मैटर तैयार कर सकते हैं, यानी कि आपको अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, फास्फेट, इन्हीं चीजों की जरूरत को आपको पूरा करना है। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इसका जो बेसिक फंडा क्या है, आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आखिर ये डीएपी या यूरिया ये जब डालते हैं, इसमें जो नाइट्राइट मिलता है वो आखिर इनको कितनी मात्रा में चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए? क्योंकि ये जब आप समझ जाएंगे तो आप इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो किसान साथी हैं, जब ढेर सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आखिर कोई गोबर के बारे में बता रहा था, जो कोई चिकन मैन्योर के बारे में बता रहा है, कोई डीएपी के बारे में बता रहा है, कोई यूरिया के बारे में बता रहा है। कुछ साथी तो ऐसे करते हैं कि डीएपी, यूरिया, भूसा, खली सबको एक साथ डाल दिया और डाल के तालाब में छोड़ दिया। ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरीके से आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसका मैं गणित आपको बताऊंगा वीडियो में चलते चलते। तो चलिए लौटते हैं वीडियो पे और चर्चा करते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन आखिर वर्क कैसे करता है। तो आज का जो बेसिक टॉपिक रहेगा ये फाइटोप्लैंक्टन पे होने वाला है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का हरा पौधा है। ये एकदम बारीक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इससे ज्यादा संख्या में रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन है। क्योंकि नॉर्मल जो पानी रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, दूधिया कलर का रहेगा, मटमैला कलर का रहेगा, लेकिन जैसे उसमें फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो जाएंगे वो जो है हरा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप बॉटल में भर के देखेंगे तो बॉटल में भी आपको क्लियर जो है, जैसे ट्रांसपेरेंट पानी देखेंगे तो अलग दिखेगा, बॉटल में फाइटोप्लैंक्टन के साथ भर के देखेंगे तो बिल्कुल वो हरा दिखेगा। ये जो पौधे हैं एकदम प्रोकैरियोटिक, एकदम बेसिक पौधे हैं। इनमें तना नहीं होता, पत्ती नहीं होता, जड़ नहीं होता, फलते फूलते नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन यदि इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पूरी तरीके से एक प्रकार का पौधा है। तो यदि पौधा है तो पौधे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर पौधा वर्क कैसे करता है। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकृति से पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। इसके पश्चात जो हम खाद यूरिया वगैरह पौधों में छिड़कते हैं या फिर गोबर खाद वगैरह डालते हैं तो इनसे वो इनऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, फास्फेट, सल्फर, सल्फेट, इन सब चीजों को लेते हैं और इन सबको मिला करके फिर जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी कि फल तैयार करेंगे, फूल तैयार करेंगे, पत्तियां तैयार करेंगे, तने तैयार करेंगे, जिसे हम सब खा करके एनर्जी लेते हैं, चाहे शाकाहारी जीव हो चाहे मांसाहारी जीव हो। उसी तरीका से ये जो छोटे पौधे हैं ये क्या करेंगे, सूर्य प्रकाश लेंगे, पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पानी से। इसके अलावा ये जो है वहां जो मछलियों का जो वेस्टेज है, लेट्रिन का पार्ट्स है वो लेंगे। और शुरू में वो तो होते नहीं है, इसलिए हम लोग उसके एवज में हम डालते हैं गोबर का खाद, गाय का खाद, चिकन का खाद या फिर डीएपी यूरिया, ताकि वो जो इनऑर्गेनिक मैटर का सप्लाई जो है हो सके। तो ये चार चीजें जरूरी है, पानी, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि खाद वाद, डीएपी यूरिया, ये सब समझ लीजिए। ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें भैया भूसा और खली का भी कोई रोल नहीं है। एक्चुअली में ये जो प्लैंक्टन होते हैं ये पौधे फाइटोप्लैंक्टन और जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप देखे होंगे पानी में तैरते होंगे, उनको जो है जू प्लैंक्टन बोलते हैं। तो पौधे फाइटोप्लैंक्टन, जीव जू प्लैंक्टन, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लोग क्या करते हैं, सबको मिला के एक साथ डालते हैं। आप ऐसा मत करिएगा, इसका मैं नुकसान बताऊंगा आपको कि क्या होगा इससे। तो ये चार कंटेनेंट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पोषक तत्व, अरे मैं कुछ भूल गया क्या, एक तो चाहिए पानी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जो है पोषक तत्व, सॉरी इनऑर्गेनिक मैटर। तो इन सब चीजों की जरूरत को आप कैसे पूरा करवाएंगे? ये पौधे क्या करते हैं, पौधे नीचे से पानी खींचते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर सूर्य का प्रकाश लेते हैं और इन सब की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। ऐसे ये जो फाइटोप्लैंक्टन है पानी में रहते हैं तो इसलिए पानी की जरूरत खत्म होगी उनको, पहला चीज। दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा पानी में मिक्स रहता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में मिक्स रहता है, उससे लेते हैं, फिर अपना भोजन तैयार करते हैं।
इसके अलावा इनको चाहिए इनऑर्गेनिक मैटर, जो हम खाद डालते हैं। नए तालाब में क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि नए तालाब में इनऑर्गेनिक मैटर कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जीव जंतु नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जैसे आप मछली छोड़ देते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है। बायोफ्लॉक में पानी क्यों जल्दी हरा होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे मछली एक साथ होते हैं लार्ज स्केल में, और लार्ज स्केल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लार्ज स्केल में इनऑर्गेनिक मैटर बनता है, इसलिए बायोफ्लॉक में पानी जल्दी हरा होता है। तालाब में लेट क्यों होता है? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है, उसके एवज में मछलियां या जीव जंतु कम होते हैं, तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, कम मात्रा में इनऑर्गेनिक मैटर तैयार होगा, तो ये थोड़ा सा लेट से तैयार होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से बेसिक चीज समझ गए होंगे कि आप या तो मछलियों के थ्रू दीजिए, या फिर आप मछलियां कम हैं तो बाहर से ले जाकर उसमें एड ऑन कीजिएगा। एक बार जब ये साइकिल बनना शुरू हो जाएगा, मछलियां जब तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, तो मछलियों का खुद का जो लेटरिंग होगा वो आपका इनऑर्गेनिक मैटर हो गया। मछलियां ऑक्सीजन सोख के जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी तो है ही है, और सूर्य प्रकाश है ही है। अब आपसे एक ध्यान देंगे, कई लोगों के तालाब की गहराई 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट होते हैं। वहां ये फाइटोप्लैंक्टन कम डेवलप होते हैं। कारण क्या है? जो जरूरी कंटेंट है सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से जो सूर्य प्रकाश है ये 1 मीटर तक काफी अच्छा पहुंचता है, 2 मीटर तक थोड़ा कम पहुंचता है, 3 मीटर तक तो रेयर ही पहुंचता है। तो यदि आप फाइटोप्लैंक्टन तैयार कर रहे हैं, तो मोरल ऑफ द सेंस, आपकी तालाब की गहराई 3 से 4 फीट होगी, 1 मीटर के रेंज में होगा, तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत अधिक बनेंगे, तुरंत बनेंगे। इसलिए पंगासस और तिलापिया जो फार्मिंग करते हैं उसमें फाइटोप्लैंक्टन की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उसमें गहराई 4 से 5 फीट रखते हैं। लेकिन यदि आईएमसीज की बात करूं, बड़े तालाब की बात करूं, पोखरी की बात करूं, नदी की बात करूं, डैम की बात करूं, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन कम बनते हैं, क्योंकि इनकी गहराई बहुत अधिक होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब भी आप फाइटोप्लैंक्टन तैयार करने लगे, उसमें पहली बार आप अपने खेतों में पानी भर रहे हैं, तालाब में पानी भर रहे हैं, उस समय गहराई 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट से ज्यादा ना भरें। फिर ये खाद, डीएपी, यूरिया मिलाने के बाद उसको अच्छा से मिताई कर दें, जुताई कर दें, फिर उसको सड़ने के लिए छोड़ दें। फिर पानी जब हरा हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन अच्छा से बन जाए, तब उसमें आप भूसे और खली आप जो है डालना शुरू करें। क्योंकि यदि दोनों को आप एक साथ डालेंगे, तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक खेत में घास उगा रहे हैं, और उसमें उगते ही आपने अपने जानवर चरने के लिए छोड़ दिए। तो थोड़ा सा उगा, उसको जानवर खा गया, थोड़ा सा उगा, जानवर उसको खा गया, तो इसमें वो पौधे बढ़ेंगे ही नहीं। उसी तरीका से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को एक साथ तैयार करेंगे, तो थोड़ा सा फाइटोप्लैंक्टन बनेगा, जीव उसे तुरंत खा जाएगा। तो आप ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि पहले फाइटोप्लैंक्टन को रेडी कर लीजिएगा, पूरे पौंड को हरापना से भर लीजिएगा, उसके पश्चात आप ये जो भूसा, ये जो खली है, ये सब आप उसमें मिक्स कीजिएगा, तब जाकर के उनको खाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होंगे, फिर उन्हें मछलियां खा जाएंगी। तो इस तरीके से आपका साइकिल जो है नेचुरल तरीका से चलने लगेगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एक साथ क्यों नहीं बनानी चाहिए। तो जो लोग विधियां बताते हैं डीएपी, यूरिया के साथ साथ भूसा और खली डालने की, ये विधि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये विधि तब वर्क करता है जब आपका तालाब पुराना हो, फाइटोप्लैंक्टन बन चुका हो, एक सिस्टम डेवलप हो चुका हो, तभी दोनों को एक साथ मिला के डालनी चाहिए। अदरवाइज पहले आप फाइटोप्लैंक्टन तैयार कीजिए, हफ्ता 15 दिन बनने दीजिए, ब्लूम होने दीजिए अच्छा से, उसके पश्चात जो है आप उसमें जूप्लैंक्टन छोड़िए। यदि आप फ्री का चारा, हरा चारा कैसे बनाएं, इसको समझना चाहते हैं, तो मैं आई बटन पे एक वीडियो डाल देता हूं। मैंने इस पर बहुत पहले वीडियो बनाई हुई थी, आप उसे देखेंगे तो एक और तरीका है कि आप फ्री का चारा कैसे तैयार कर सकते हैं और इजीली तैयार कर सकते हैं। कोई भी इन मछली के बचे हुए पानी में, वेस्टेज में, जूठन में, और उसे अपनी मछलियों को खिला सकते हैं, आप ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं।